आज गुड मॉर्निंग। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में श्री गोमती स्मारक विज्ञान महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। 2018 डीएलएड के छात्र जो फोर्थ सेमेस्टर में हमारे यहाँ पे आ चुके हैं उन सभी के लिए ये चैप्टर फोर्थ विद्युत आवेश और चुंबक स्टार्ट करने जा रहे हैं। विद्युत आवेश और चुंबक। इससे पहले मैं बताऊंगा छात्रों, लॉकडाउन से पूर्व हमने आपको 3 चैप्टर पढ़ा दिए थे, जैसे कि उसमें मिश्र धातुओं से संबंधित, जैव विकास के प्रमाण से संबंधित ये सारी बातें हमने बताई थी। आप लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और घर पर ही आप अपना अध्ययन कर सकें, इसलिए हमने फैसला किया है कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको आपकी पढ़ाई को, आपके शिक्षण कार्य को लगातार यानी कंटिन्यूस किया जा सके। आप अपने घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोते रहें, पड़ोस में घूमने के लिए न जाएं। जितने भी लोग मिले उन सभी को कोरोना के वायरस के प्रभाव, उनसे बचने के उपायों के बारे में जरूर अवगत कराएं। आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, यही शुभकामनाएं हमारी। चलो स्टार्ट करते हैं। विद्युत आवेश और चुंबक चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश व चुंबक, चैप्टर नंबर 4। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैग्नेट। अब इलेक्ट्रिक है क्या? क्या है बिजली? इलेक्ट्रिक, बिजली, ये सब है क्या? इसके बारे में हम बात करें तो उसके थोड़ा सा हम इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे, थोड़ा सा प्रभाव पीछे की तरफ जाएंगे। देखते हैं कि यूनानी वैज्ञानिक दार्शनिक थेल्स ने आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व इसको देखा था। कब? 600 वर्ष पूर्व, आज से लगभग, ये लगभग है 2600 वर्ष पूर्व देखा। वो 2600 वर्ष पूर्व में क्या देखा कि इन्होंने देखा कि यदि रेशम से या बिल्ली की सूखी खाल पर कांच की छड़ को रगड़ा जाए या किसी प्लास्टिक के कागज वस्तु को रगड़ा जाए तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो कि हल्के हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती है। किसने देखा था? यूनान के दार्शनिक थेल्स ने आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व ये देखा। क्लियर? इस प्रयोग के लिए 2000 वर्ष बाद तक इसके प्रयोग को कोई महत्व नहीं दिया गया, यानी किसी ने इसको सोचा ही नहीं कि 2000 वर्ष तक ये प्रयोग, किसी ने इसको दोबारा इसके बारे में रिसर्च नहीं किया और ये जो का त्यों पड़ा। आज से लगभग 1600 वर्ष पूर्व इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के डॉक्टर गिलबर्ट ने, कौन? एलिजाबेथ के डॉक्टर गिलबर्ट ने शीशा, गंधक यानी पीवी और एस यानी सल्फर, चमड़ा, एवेनाइट और लाख जो हमें कांच के उद्योग में या सील करने में काम आता है, लाख जो सीलिंग पैकिंग करने के काम आता है, वो जो लाख के कीट से प्राप्त होता है। यानी आज जैसी वस्तुओं को किसी दूसरी वस्तु से रगड़ने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की पावर बढ़ जाती है, क्षमता आ जाती है उसमें। तो उन्होंने भी प्रयोग करके देखा कि चमड़ा हो, चाहे वो शीशा हो, चाहे गंधक का टुकड़ा हो, यदि किसी से हम रेशम से या किसी सूखी बिल्ली की खाल से रगड़े तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इसी आवेश के बारे में उन्होंने कई प्रयोग किए। निष्कर्ष निकला कि जब कोई वस्तु विद्युतमय हो जाती है, यानी जब किसी वस्तु के अंदर विद्युत धारा आ जाती है या विद्युतमय हो जाती है, तो इस वस्तु का, इसका अर्थ यह है कि वस्तु ने आवेश ग्रहण कर लिया है। उस वस्तु ने क्या किया है? आवेश, यानी उसके अंदर चार्ज आ गया है।
वैद्युतमयी वस्तु को आवेशित वस्तु कहा जाता है। वैद्युतमयी वस्तु को आवेशित वस्तु कहा जाता है। इसके बारे में ये था, इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में। अब हम आपको प्रयोग करके ये दिखाते हैं कि क्या आवेशित है और क्या विद्युतमय वस्तु है। क्या करेंगे कि जैसे कि ये पॉइंटर, ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है, फाउंटेन पेन भी यूज कर सकते हैं। ये कंगा जो प्लास्टिक का बना हुआ है, जो हमारे पास अवेलेबल है, यदि हम इसको किसी रेशम से या बिल्ली की सूखी खाल से रगड़ें, इस तरीके से रब करें, तो थोड़ी देर बाद इसके अंदर आवेश आने लगता है। देखिए, हम इसको अपने सर के बालों से रगड़ते रहेंगे, रगड़ेंगे और क्या करेंगे, कागज के छोटे छोटे टुकड़े हम पहले से ही ले लेंगे और उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या करेंगे, इस कंघे के पास पे ले जाएंगे। तो इससे कुछ कागज के टुकड़े इसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, ये, और छोटे टुकड़े ले लेंगे, बहुत ही हल्के लेंगे, इनको रफ करेंगे, डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़ों को, इसको पॉइंटर की सहायता, पॉइंटर से रगड़िए। देखिए, ये कागज के टुकड़े इस पॉइंटर पर चिपक करके आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वस्तु, ये पॉइंटर आवेशित हो गया, इसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न हो गई और इसने कागज के छोटे टुकड़े को अपने अंदर कैच करने की पावर आ गई। ये देखिए, दिखाई दे रहा सभी को। अर्थात जो अभी हमने परिभाषा बताई थी कि जब कोई वस्तु विद्युतमय हो जाती है तो इसका अर्थ है कि वस्तु ने आवेश ग्रहण कर लिया है। अर्थात ये वस्तु, ये पॉइंटर, इसने आवेश ग्रहण कर लिया है और इस आवेशित वस्तु को या विद्युतमय वस्तु को आवेश कहा जाता है, आवेशित वस्तु कहा जाता है। समझ में आया? यानी कोई छड़ हो एवेनाइट की, शीशे हो, शीशे की छड़ हो, उसको घिसें, अपने सूखे बाल होने चाहिए और घिसें, और इन कागज के टुकड़ों को देख रहे हैं आप, ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, विज्ञान प्रैक्टिकल पर ही आधारित होती है। देख रहे हैं आप सभी? क्लियर हो रहा है? तो इसको हम विद्युत कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं और उसके ऊपर विद्युत लाइन होती है 25,000 वोल्टेज वाली, तो उस पर पोल पर या डिब्बों पर लिखा होता है कि छत पर बैठ करके यात्रा करना मना है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि ये विद्युत लाइन है और ये रेलगाड़ी जा रही है, ये रेलगाड़ी है, सब कुछ करते हो, ये रेलगाड़ी, तो इन तारों के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है और यहां पर हम बैठ जाएंगे, यहां पर हम खड़े हो जाएंगे, तो एक स्थिति क्या आएगी, ये तार उस वस्तु को, उस व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेते हैं, उस व्यक्ति को, उस यात्री को, उस इंसान को अपनी ओर खींच लेते हैं। मेरे ख्याल से ये लगभग 1 फीट या 1.5 फीट की लगभग दूरी से ये खींचने की पावर रखते हैं। अर्थात ये क्या है कि जिस प्रकार आपने देखा कि ये पॉइंटर हल्के कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आवेशित करके खींच लेता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अर्थात क्या है, इन तारों में बिजली आ रही थी और इन व्यक्तियों को, इंसान को अपनी ओर खींच लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आवेशित है, इसके अंदर विद्युत धारा बह रही है, अर्थात ये आवेशित हो गए। तो आवेशित वस्तु क्या होती है? विद्युतमय वस्तु होती है जो किसी हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर ले, अपनी ओर खींच ले, उसको हम विद्युत आवेश या उसके खींचने के गुण को चुंबकत्व कहा जाता है। हमारे जीवन में बहुत से ही प्रयोग होते हैं, आज हम उन प्रयोगों के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे। क्या करेंगे?
जैसे कि आपने अभी देखा धन तथा ऋण आवेश। आवेश कितने प्रकार का होता है? धनावेश और ऋण आवेश। धनावेश ये धन और ये ऋण। हम अपने घरों में बैटरी को देखते हैं। बैटरी जो हमारे घरों में अक्सर होती है, एक पर प्लस का चिन्ह लगा होता है, यानी लाल रंग का होता है, ये काला रंग होता है, इस पर माइनस का चार्ज लगा होता है। अर्थात जिस पर लाल रंग होता है वो धनावेश होता है और जिस पर काला रंग होता है वो ऋणावेशित वस्तु होती है। हम अपने घरों में वायर भी देखते हैं, जैसे कि हमारी ये मेन लाइन, यहां से दो तार आए, धनावेशित और ऋणावेशित, इन सब का संबंध हमने किसी स्विच से कर दिया और इस स्विच का संबंध हमने पंखे से कर दिया या बल्ब से कर दिया, तो ये बल्ब भी प्रकाशित होने लगता है। अर्थात एक के अंदर धनावेश बह रहा है और दूसरे के अंदर ऋणावेश बह रहा है, और जब ये आवेश एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो इनमें प्रतिकर्षण होने लगता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होने लगता है, या आप कह लीजिए कि वहां पर फॉल्ट होने के बाद चिंगारी उत्पन्न होने लगती है। इसके बारे में हम देखेंगे। यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें, किसको? कांच की छड़ वो रेशम से रगड़ें, रेशम से रगड़ें कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें, इसी प्रकार आगनुश की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ें। आगनुश की छड़ को बिल्ली की सूखी खाल से रगड़ें, तो दोनों के अंदर ही आवेश आने लगता है। कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ दें या आबनूस की छड़ को हम बिल्ली की सूखी खाल से रगड़ दें, तो इन दोनों के अंदर आवेश उत्पन्न होने लगता है। तो ये दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, परंतु दोनों ही क्षणों में आवेश एक दूसरे से भिन्न होता है। इसमें अलग आवेश होगा, इसमें अलग आवेश होगा, दोनों में अलग अलग आवेश उत्पन्न होगा। तो हम इसको एक प्रयोग के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। इसमें देखें कि यदि हम जैसे चित्र की तरफ ध्यान देंगे, मान के चले ये कोई एक धागे से लटका देंगे इसको, किसी वस्तु को, और इसके पास एक कांच की छड़ ले जाएंगे, कांच की छड़ जिसे हमने रेशम से रगड़ा है, और दूसरी कांच की छड़ को हम ले जाएंगे, यानी उसको भी हमने रेशम से रगड़ा है। ये कांच है, ये भी कांच है। इन दोनों कांच की छड़ों को हम ले जाएंगे तो ये क्या होगी? एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाने लगेंगे, अर्थात इस पर प्रतिकर्षण होने लगेगा, एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर जाने लगेंगे। उसी प्रकार से हम देखें कि
एक आबनूस की छड़ लें, किसकी? आबनूस, आबनूस। और इसके पास हम आबनूस की छड़ दूसरी भी उसी प्रकार ले जाएं तो रेशम से रगड़ने के बाद हो, ये भी आबनूस की छड़ है, तो इन दोनों में भी प्रतिकर्षण होने लगता है, अर्थात इससे दूर भागने लगती है। जब हम तीसरा प्रयोग करके देखते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, एक तो रेशम की छड़ लेते हैं और एक आबनूस की छड़ लेते हैं। एक क्या लेते हैं, रेशम की छड़ को, ये पहला प्रयोग था, ये दूसरा प्रयोग हुआ, अब ये तीसरा प्रयोग हुआ। अब इसके बाद एक तो हम कांच की छड़ ले लें, ये कांच ले लें, और इसके पास हम आबनूस की छड़ को ले जाएं, आबनूस की छड़ को ले जाएं, तो ये दोनों पास पास आने लगती है। अब इस प्रयोग में देख रहे थे हम कि कांच की छड़ के पास, यानी एक ही कांच की छड़ जिसे हमने रेशम से रगड़ा था, दूसरी कांच की छड़ को भी हमने रेशम से रगड़ा, और रगड़ने के बाद इनको हम पास में लेके गए तो इनमें एक ही प्रकार का आवेश था। कैसा था? एक ही प्रकार का आवेश था, जो कि इन दोनों में दूर दूर भागने लगता है। समझ में आया? उसी प्रकार जब आबनूस और आबनूस की छड़ को हम पास में ले गए, जो कि आबनूस की छड़ बिल्ली की सूखी खाल से हमने रगड़ी थी, अर्थात आबनूस की छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हुआ था, यानी आबनूस की छड़ वैद्युतमय हो गई थी। अब इस छड़ को हम आबनूस की छड़ हम आबनूस की छड़ के पास लेके गए दोनों छड़ों को, तो दोनों में भी दूर दूर हटने लगी, ये दूर दूर जा रही थी, ये भी दूर दूर जा रही थी। लेकिन जब हमने क्या किया, कांच की छड़ को ले लिया, एक आबनूस की छड़ को ले लिया, तो इन दोनों को जब दो वस्तुओं को अलग अलग लेके गए तो ये आपस में मिलने लगी, अपनी ओर आकर्षित होने लगी। इससे क्या हुआ कि इनके अंदर एक जैसा आवेश था और इनके अंदर विपरीत विपरीत आवेश था। इससे क्या सिद्ध हुआ? इन दोनों के अंदर एक जैसा आवेश था और दूसरे के अंदर विपरीत विपरीत आवेश था। यानी इसी प्रकार जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर लटका देते हैं तथा आबनूस की दूसरी छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर पहली के पास ले जाते हैं, तो पुनः हम देखते हैं कि लटकी हुई छड़ दूर दूर हटने लगती है, दूर दूर हटने लगती है। अंत में आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर लटका देते हैं, तब कांच की छड़ को आबनूस की छड़ से लटका देते, तो हम देखते हैं कि दोनों आपस में खिंचाव उत्पन्न करने लगती हैं, या आपस में खिंचाव उत्पन्न करने लग जाती हैं। इसी को हम, ठीक है, इसी को हम विद्युत आवेश कहा जाता है, अर्थात उन दोनों में अलग अलग आवेश था। अब इसको हम थोड़ा सा और प्रयोग के माध्यम से आपको बताएंगे। देखिए, देखें, क्या करें हम, जैसे कि आप देखें, ये आपका एक चुंबक है जिस पर एक धन सिरा है, अर्थात N सिरा है और दूसरा S सिरा है, ठीक, और इसको सुगमतापूर्वक बांधकर लटका देते हैं। तो एक सिरा ये उत्तर को डिनोट कर रहा है और ये दक्षिण को डिनोट कर रहा है, ठीक। अब क्या करें, सेम इसी प्रकार N सिरे को N सिरे की ओर और S सिरे को S सिरे की ओर लेके जाएं, तो इन दोनों में क्या होता है, दूर दूर हटने लगते हैं। ये क्या होता है, दूर दूर हटने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सेम एक जैसे सिरे आपस में प्रतिकर्षण करती हैं और विपरीत आवेश वाले सिरे आपस में जुड़ जाते हैं।
अर्थात यदि हम N वाले सिरे को S वाले सिरे की ओर ले जाएंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे। कैसा हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। करेक्ट, आपस में बिल्कुल करेक्ट। या हम क्या करें, इसको समतापूर्वक लटका दें N S। अब इसके पास हम S वाला सिरा ले जाएं तो ये दूर हटने लगता है। इसको ले जाएं, इसको शायद, तो ये सिरा कैसा हो रहा है, दूर हटने लगेगा, अर्थात ये सरलतापूर्वक घूमने लगेगा। चुंबक को लें और चुंबक को चारों ओर देखें तो ये घूमने लगेगा। हम अगले प्रयोग में ये चुंबक वाले प्रयोग को हम करके आपको दिखाएंगे। अर्थात जब आपको हमने बैटरी में बताया है कि धन सिरा और एक ऋण सिरा, यानी धन वाले सिरा ये लाल का चिन्ह बना होता है, एक वाला ऋण सिरा यानी विपरीत आवेश वाले होते हैं, ये धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इसमें न्यूट्रल होता है। ये घरों में भी हमारे यहाँ वायरिंग इसी प्रकार की होती है। आज हम इस पर चर्चा करते हैं कुछ चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में। क्या, चालक, चालक, कुचालक और तीसरा अर्धचालक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। यानी परिभाषा नोट करेंगे, वे वस्तुएं जिनमें विद्युत आवेश सुगमता से प्रभावित हो, यानी विद्युत धारा सुगमता से पास हो सके, ऐसे वस्तुओं को हम विद्युत की चालक वस्तुएं कहते हैं। जिनमें विद्युत धारा सुगमता से चालक हो सके, यानी सुगमता से प्रवाहित हो सके, उसको हम चालक वस्तुएं कहते हैं। यानी जैसे, अर्थात उनमें विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न न हो। प्रतिरोध, दूसरी बात क्या कहेंगे, विद्युत प्रतिरोध, जिसको हम R से कैपिटल से डिनोट करते हैं, उत्पन्न न हो। रेजिस्टेंस क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे कि ये आपका बोर्ड है, इससे हमने धन सिरा ले लिया और इससे हमने ऋण सिरा ले लिया। इन दोनों को लेके आए, ये K कुंजी से हमने प्रवाहित कर दिया, धन सिरे को हमने K कुंजी से लगा दिया, K कुंजी होगी। इसको हम क्या करें, इस धन वाले सिरे पर कोई भी रेजिस्टेंस R जोड़ देते हैं, जैसे कि पंखा लगा दिया, बल्ब लगा दिया या कुछ भी हमने लगा दिया, और इसको जोड़ने के बाद इस सिरे को जब हम जोड़ देते हैं यहां पर जोड़ दीजिए, तो ये रेजिस्टेंस क्या करता है, विद्युत धारा को रोकने का प्रयास करता है। इस विद्युत धारा के रोकने को ही हम प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। यानी विद्युत धारा जिनमें सुगमता से पास हो सके और विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न न हो, ऐसे को हम वस्तुओं को हम विद्युत चालक वस्तुएं कहते हैं। सुचालक भी कहते हैं, चालक कह लीजिए, या कहीं कहीं इसका नाम सुचालक भी प्रयोग में लाया है। सुचालक वस्तुएं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम क्वेश्चनों में। चालक के बारे में बात करें, सबसे अच्छा सोना चालक है AU। सोने से कम कीमत का है चांदी, जिसे AG कहते हैं। चांदी से थोड़े लो क्वालिटी में आता है तांबा, जिसे हम CU कहते हैं। तांबा के बाद आता है एल्युमिनियम, LU,
एल्यूमिनियम, अर्थात विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि है। हम देखें सोना बहुत महंगा है, चांदी भी बहुत महंगी है, इसलिए हम अपने घरों में, घरों की वायरिंग में हम तांबे का धातुओं का प्रयोग करते हैं। तांबा थोड़ा सा सोना चांदी के मुकाबले सस्ता है और इसका गलनांक काफी अधिक होता है, टेम्परेचर पर होता है। और एल्यूमिनियम सस्ती धातु है इसकी अपेक्षा, तो इसको भी हम विद्युत सुचालक के रूप में उत्पन्न करते हैं, अर्थात इसको हम चालक कहा जाता है। समझ में आया होगा आपके? यानी विद्युत की चालक वस्तुएं, सुचालक वस्तुएं वे होती हैं जिनमें विद्युत धारा सुगमता से पास हो सके और प्रतिरोध उत्पन्न न हो, ऐसी वस्तुओं को हम सुचालक वस्तुएं, चालक वस्तुएं कहते हैं। अब बात करते हैं कुचालक के बारे में। ऐसी वस्तुएं जिनमें विद्युत धारा पास न हो सके, अर्थात इनमें विद्युत धारा का बिल्कुल एक, जैसे कि ये ले लिया हमने, बीच में हमने प्लास्टिक लगा दी और दूसरा धारा ले लिया, दोनों के बीच प्लास्टिक लगा दी। अब क्या होगा, यहां पर प्रतिरोध उत्पन्न हो गया, और जब ये प्रतिरोध उत्पन्न हो गया तो इसमें विद्युत धारा बह नहीं सकती। इसको हम कुचालक कहते हैं, जिनमें बिजली आसानी से विद्युत प्रवाहित न हो सके, उनको कुचालक कहते हैं। यानी वे वस्तुएं, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता, अधिक कठिनाई से होता है, कुचालक वस्तुएं कहलाती हैं। चालकों में या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते या अल्प मात्रा में होते हैं, इसे हम कुचालक कहते हैं। जैसे कि अभ्रक लकड़ी, इसको उदाहरण क्या है, अभ्रक लकड़ी, एस्बेस्टस, आबनूस आदि, यानी इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। हम देखते हैं अपने घरों में, जब हम विद्युत वायर्स के पास में लकड़ी को या बांस को ले जाते हैं तो हम अपने तार आसानी से उस पर डाल देते हैं, अर्थात लकड़ी में करंट प्रवाहित नहीं होता। अर्थात लकड़ी क्या है, एक प्रकार की कुचालक है। अर्धचालक वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों में तथा अचालकों से अधिक हो, यानी चालक से कम, चालकों से तो कम और कुचालक से कम हो, ऐसे पदार्थों को हम अर्धचालक कहते हैं। अर्थात परम शून्य ताप पर अर्धचालकों की भांति व्यवहार करने लगते हैं, परम शून्य ताप पर अर्धचालकों की भांति व्यवहार करते हैं, यानी चालकता कम या शून्य, कुचालकता हाँ, तो ऐसे चालकों को हम अर्धचालक कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। तो ज्यादातर चालक और कुचालक के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको ये मैंने आपको क्लियर करके बताया। आप इस चैप्टर के नोट्स तैयार करेंगे और नोट्स तैयार करके आप अपने यूनिट एग्जाम्स या अपने फाइनल एग्जाम के बारे में आप इसमें तैयारी करेंगे। जब भी कॉलेज खुलेगा तो हम आपकी नोट्स को देखेंगे, कहाँ आपने नोट कर रखे हैं, इसको याद रखें। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर था, विद्युत आवेश और चुंबक के बारे में। इसके बारे में जो कुछ पूछना हो तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।